हाय बच्चों, कैसे हो आप? रीबूट मैथ्स में आपका स्वागत है। फरवरी के लास्ट वीक में या मिड वीक्स में शुरू होने वाली यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्विक रिवीजन सीरीज शुरू करी है, जिसमें पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल या किताब में दिए गए और महत्वपूर्ण सवाल शामिल किए गए हैं। उनको नए अंदाज में बताया गया है, विजुअल तरीके से बताया गया है कि जिससे आप आसानी से समझ सकें। पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के सवाल लगाए थे। वृत्तों पर आधारित उनके कुछ सूत्र भी बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकलता है। तो अब हम उसी वीडियो को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा वीडियो लाए हैं। इसमें आपको किस तरीके से उन फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से वृत्तीय आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से सवालों को लगाया जाता है। पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल इसमें शामिल हैं, किताब में दिए गए और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। आप इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का टारगेट जो है 90+ मार्क्स लाना होता है। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं ये अपील करता हूँ, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें। जो भी अगर कोई समस्या ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, बात समझ में नहीं आई, तो उसको आप जो फ़ोन नंबर दिया गया उसमें आप कमेंट डाल सकते हैं। निश्चित तौर पे आपके उस कमेंट पे गौर किया जाएगा, उसका जो भी समाधान होगा वो किया जाएगा। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं अगले सवाल से। तो सवाल पिछले वीडियो में लगाए थे, इस वीडियो में दोबारा उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल दिया गया है, हम देख सकते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा घेरे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल चल रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई स्मॉल 8 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में घेरे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमें लगाना है। तो घड़ी हम सबने देखी, सबके घरों में घड़ी रहती भी है। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, 1 मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई भी होती है। कुछ घड़ियों में सेकंड की सुई नहीं भी होती है। अब जो एडवांस घड़ियां आ रही हैं, घड़ियों पे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सिंपली हम ये मान के चलते हैं कि घड़ी जो है उसमें 2 सुइयां हैं, एक जो महत्वपूर्ण होती हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो हमें ये पता लगाना होगा कि मिनट की सुई जो है, क्योंकि मिनट की सुई पर ही आधारित सवाल पूछा गया है, तो थोड़ी देर के लिए घंटे की सुई को किनारे कर देते हैं। हमारा डिस्कशन जो है मिनट की सुई के लिए है। तो हम ये देखेंगे कि मिनट की सुई जो है, जो समय दिया गया है 5 मिनट, उसमें कितना एंगल घूम जाती है, कितने एंगल का त्रिज्यखंड बना लेती है, ये हमें पता लगाना होगा। तो उसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये मिनट की सुई है, 12 बजे की स्थिति में है और इसकी लंबाई जो 8 सेंटीमीटर लंबाई की है, कोई बात नहीं है। तो अब हमें यह देखना है कि ये एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है। और हम जानते हैं मिनट की सुई जो है 12 बजे वापस कंडीशन में आने में पूरा 1 घंटा लगा देती है। और हम ये कहते हैं कि उसका जो है एक चक्कर जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मिनट की सुई का जो है एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, यानी एक वृत्त घूम जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में जो है अपने केंद्र पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। पूरा चक्कर लगाने का मतलब 360 अंश घूम जाती है। यही एक मेन टैगलाइन है जिसके आधार पर हमें सवाल को आगे बढ़ाना है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में मिनट की सुई घूमती है 360 अंश। नोट कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 60 मिनट में मिनट सुई घूमती है कितना? 360 अंश कोण घूम जाती है। मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में, मिनट सुई जो है, मिनट सुई यानी हम मिनट की सुई समास कर दिया हमने, तो मिनट सुई बन गई। मिनट सुई घूमती है 360 अंश। तो जो 5 मिनट में घूम रही है, हमको निकालना है 5 मिनट में कितना अंश घूमेगी। तो 5 मिनट में मिनट सुई घूमेगी कितना? तो 360 अंश। इसको डिवाइड करना होगा पहले 60 अंश से, 60 मिनट से, और फिर 5 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। ये एक एक नियम है, छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं।
तो अपार्ट लेते हैं तो ये 6 से बहुत आराम से कट जाएगा। और हम समझ सकते हैं 6 और 5 की गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30 अंश। कहने का मतलब ये हो गया, हम जान गए कि 5 मिनट में जो है मिनट की सुई 30 अंश कोण घूमेगी अपने केंद्र पर। अगर यहाँ से सुई चलना है तो 12 बजे की पोजीशन में है और हम ये कहें कि 5 मिनट घूम रही है तो इतना घूमेगी 5 मिनट में 30 अंश के बराबर घूमेगी। ये एंगल हो गया थीटा जो हमें त्रिज्यखंड के लिए आवश्यक था, तो इसको हम थीटा के बराबर मान सकते हैं। अब थीटा बराबर हो गया कितना, 30 अंश हमने कैलकुलेट कर लिया है। जान गए हैं कि मिनट की सुई जो है 5 मिनट में जो है 30 अंश कोण घूम जाएगी। और त्रिज्या हमको दे रखी है, आर की वैल्यू कोई संख्यात्मक मान नहीं दे रखा, केवल आर ही दे रखा है, तो हम इसको आर सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सवाल में जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या है या मिनट की लंबाई दे रखी है तो आर ही दे रखी है, हो सकता है वो कुछ संख्यात्मक मान दे रखा हो, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो वो हम ले लेंगे। खैर यहाँ पर थीटा जो है मिनट की सुई 5 मिनट में 30 अंश घूम गई है और मिनट की सुई की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम बहुत आसानी से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। इसमें वैल्यू डाल दो, कैलकुलेट कर लो। तो पाई की कोई वैल्यू नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू अभी हम कुछ नहीं डाल रहे क्योंकि कोई वैल्यू दी ही नहीं गई। आर जो है त्रिज्या होती है, मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आर का आर ही रहने वाला है। पाई आर स्क्वायर पे थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास जरूर है जो है 30 डिग्री। 30 डिग्री अपान में चल रहा है 360 डिग्री, बहुत आराम से ये कट जाएगा, 3 कम 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मिनट की सुई की लंबाई आर भले दे रखी है लेकिन इसकी यूनिट सेंटीमीटर लगी हुई है, तो हम समझ सकते हैं कि 5 मिनट में जो मिनट की सुई पाई आर स्क्वायर अपान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगी। वेरी सिंपल। इस तरीके से सवालों को लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर चूंकि 5 मिनट दिया गया है, अब बोर्ड एग्जाम, अगला कोई बोर्ड एग्जाम होगा तो जरूरी थोड़े कि 5 मिनट दिए जाएं, हो सकता है वो कहते कि 20 मिनट में निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम 20 मिनट में देखेंगे सुई कितना घूमी। जैसे 5 मिनट में 30 अंश घूमी थी तो 20 मिनट में थोड़ी ज्यादा घूमेगी, 120 अंश घूमेगी, वो थीटा का मान हो जाएगा। त्रिज्या का मान दिया गया होगा और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फार्मूले में डाल देंगे तो बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। इसको पास करके देखो, कॉपी पे नोट करो, समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 मीटर लंबाई के भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसके अंदर वर्ग की भुजाओं, यानी वर्गाकार क्षेत्र जो है वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा बनाया गया है। शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 मीटर लंबाई की भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र में वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्ताकार बगीचा बनाया गया है। शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। एक वर्ग है, वर्गाकार क्षेत्र दिया गया है जिसकी लंबाई जो है 14 मीटर है। 14 मीटर लंबाई भुजा वाला एक वर्ग है जिसके अंदर जो है उसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा बनाया गया। चित्र से हम समझ सकते हैं 14 मीटर लंबाई वाला भुजा वाला जो है एक वर्गाकार मैदान है और उसके अंदर जो है वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा बनाया गया है। तो बाकी जो क्षेत्रफल बचा है वो हमें ज्ञात करना है, शेष क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। वेरी सिंपल सवाल है। जब कभी भी वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाए, वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनाया जाए, तो हमेशा वर्ग की भुजा जो है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो यहाँ पर वृत्ताकार जो बगीचा बना हुआ है तो उस वृत्त का व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर लिया जाएगा। अब अगर वृत्त की त्रिज्या को हमने r माना हुआ है, अगर हम r मानते हैं तो उसका व्यास जो है वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे?
सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए होगी, तो हम वृत्त की त्रिज्या ही निकालेंगे। और लाइन हमारे पास क्या है? लाइन हमारे पास ये है कि वृत्त का व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर होना चाहिए। ये उस केस में है जब जो है वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हो। जब वृत्त जो है वर्ग की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता हो, उस केस में वृत्त का व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर होता है। नोट करिए, तो क्या लिखेंगे? वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर जो है वृत्त वर्ग की भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, कोने से होता हुआ नहीं जा रहा है। वर्ग के कोनों से जब होता हुआ वृत्त जाता है तब ऐसी हालत में वृत्त का व्यास जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। पीछे हम सवाल लगा चुके हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। वृत्त का व्यास होता है 2r, वर्ग की भुजा दे रखी है 14 मीटर, काट देते हैं 2 सत्ते 14, तो r बराबर सीधे सीधे हो गया कितना? 7 मीटर निकाल सकते हैं। तो अब हम बहुत आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना? ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 डाल दिया, r स्क्वायर, r का मान 7 × 7, 1 7 कट गए, 22 सत्ते कितना हो गया? 154 वर्ग मीटर। ये निकला है वृत्त का क्षेत्रफल। अब चूंकि ये वर्ग के अंदर है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी चाहिए होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को हम a मान लें तो a स्क्वायर, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी थी? 14 मीटर। 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर जो कितना हो गया? 196। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर सारे बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए, जैसे तुरंत हम उससे इसको लिख सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196 मीटर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 मीटर स्क्वायर। यानी 196 एरिया में जो है 154 मीटर स्क्वायर एरिया वाला वृत्त बना हुआ है। तो शेष क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। शेष क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला गया है? 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला गया है? 154। हटा देंगे तो 2 हो गए, 19 में से 15 गए 4, यानी 42 मीटर स्क्वायर आंसर। तो जो शेष क्षेत्रफल बचेगा वृत्ताकार बगीचा निकालने के बाद वो कितना होगा? 42 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। इस तरीके से बहुत आसानी से सवाल लग गया। क्या है, अगर हम देखें तो ये दे रखा है त्रिज्या कैपिटल R के अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या R के अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अर्धवृत्त दे रखा है और उसके अंदर जो है एक त्रिभुज बनाना है। चित्र से हम समझ सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है एक अर्धवृत्त है और उसके अंदर ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक लाइन जो महत्वपूर्ण है, जो टैग लाइन है, जिसे ही हमको समझना है कि जो त्रिभुज जो बनने वाला है और वो भी सबसे बड़े क्षेत्रफल का, ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो, वो हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन दी गई होनी चाहिए? इस प्रकार के जब सवाल होते हैं, अर्धवृत्त में कोई ट्रायंगल बनाना होता है
तो हम जानते हैं जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। कैसे? अर्धवृत्त में बनने वाला कोई भी कोण जो है वो समकोण है। ये ज्योमेट्री की एक थ्योरम है, प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। अर्धवृत्त के अंतर्गत बना गया जो कोण होता है वो समकोण होता है। सीधी सी बात है, अर्धवृत्त में जो भी त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। लेकिन उन समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बनने वाले प्रत्येक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, और उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निर्भर करेगा त्रिभुज की ऊंचाई पर, क्योंकि आधार तो फिक्स रहता है। चित्र में हम देख सकते हैं कई प्रकार के इसमें जो है त्रिभुज बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है बदल रही है, और जब त्रिभुज की ऊंचाई बदलेगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बदलेगा। त्रिभुज की ऊंचाई जब अधिकतम होगी तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल भी अधिकतम होगा, और जब उस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कम होगी तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कम होगा। तो हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक कब होता है? जब उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है किसके बराबर हो? त्रिज्या के बराबर होती है। उस स्थिति में जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिक रहे तो हमें उस त्रिभुज की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर लेनी होगी। चलो अब हम और अच्छी तरीके से देखते हैं इसको। ये कोई अर्धवृत्त लिया गया है, वृत्त का केंद्र हमने O मान लिया है। अब पूरे व्यास को हम A भी मान सकते हैं। अब ये वृत्त का चाप है, अर्धवृत्त जिसको हम बोलते हैं। किसी भी बिंदु पर अगर हम एक कोण बना देंगे, कोण की रचना कर देंगे, तो वो कोण समकोण होगा, 90 अंश का होगा। इस पॉइंट को लेते हुए भी एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, इस पॉइंट को लेते हुए त्रिभुज बनाया जा सकता है, इस पॉइंट को लेकर भी त्रिभुज बन सकता है, इस पॉइंट को लेकर, यानी किसी भी बिंदु को लेते हुए त्रिभुज बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो सिर्फ इतनी ऊंचाई मिलने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बनाते हैं तो सिर्फ इतनी ये हाइट मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो हमको सिर्फ इतनी हाइट मिलने वाली है, यहाँ पर हमको सिर्फ इतनी हाइट मिलने वाली है। लेकिन अगर हम ये त्रिज्या ले लेते हैं परपेंडिकुलर लंबवत रूप में, तो ये सबसे अधिक लंबाई हमको मिलने वाली है। जब हम त्रिभुज की ऊंचाई जो किसके बराबर ले लें? त्रिज्या के बराबर ले लें। कैपिटल R लिया गया है। अगर हम ये ऊंचाई ले लेते हैं तब ऐसी हालत में जो समकोण त्रिभुज बनेगा अर्धवृत्त के अंतर्गत, उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। और ये भी R है, ये भी R है। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार और ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज कंप्लीट करते हैं, तो C को A से मिला देते हैं और C को B से मिला देते हैं, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 1/2, यानी कि आधा। किसका आधा? आधार और ऊंचाई के गुणनफल का। आधार कहां से कहां तक है? A से लेकर B तक है, AB। और ऊंचाई कितनी हमने ले ली है? अधिकतम क्षेत्रफल की स्थिति में हमको त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई लेनी पड़ेगी, OC। मान डाल दीजिए 1/2। अब AB आधार की लंबाई यहाँ तक R है, A से लेके O तक ये एक त्रिज्या है, O से B तक ये दूसरी त्रिज्या है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा आधार हमको प्राप्त हो जाता है, यानी R + R कितना हो गया? 2R हो गया। और
OC तो हमने लिया ही है, त्रिज्या के बराबर है। तो वेरी सिंपल, 2 से 2 कट गए, क्या बचा r मल्टीप्लाई टू r यानी कि r स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो अगर हम किसी अर्धवृत्त के अंतर्गत कोई त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि वो एक समकोण त्रिभुज होगा और उसका क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, r स्क्वायर के बराबर होगा। और कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन ये लगेगी कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए उस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है OC जो है वो त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। वेरी सिंपल, वीडियो को पास करके इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल चित्र में दिखाया गया है। प्रश्न है, दर्शाए गए चित्र में रेखांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दर्शाए गए चित्र में रेखांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दर्शाया गया चित्र क्या है, चित्र दिखाया गया है एक वर्ग है और वर्ग की भुजा जो है एक साइड की वो 14 सेंटीमीटर की लंबाई की है, एक वर्ग 14 सेंटीमीटर की लंबाई की है। और हम देख सकते हैं इस वर्ग में जो है वो 4 वृत्त बने हुए हैं, छोटे छोटे आपस में टच करते हुए। एक वर्ग है, वर्ग के अंदर 4 वृत्त बने हुए हैं और चारों वृत्त आपस में टच कर रहे हैं, साथ में वर्ग की भुजा को भी टच कर रहे हैं और भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो रेखांकित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जो शेडेड एरिया है वो ज्ञात करना है। सवाल बहुत आसान है। देख सकते हैं कि 4 वृत्त जो है आपस में टच कर रहे हैं और वर्ग की भुजा को भी टच कर रहे हैं। तो सिंपल थ्योरी इसके क्या काम करेगी, 2 वृत्तों का व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर होगा। इसमें कंडीशन और भी है कि चारों वृत्त जो है वो समान त्रिज्या के हैं, चारों वृत्त जो है वो समान त्रिज्या के हैं, यानी चारों वृत्तों के व्यास भी बराबर होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें जो वृत्त दिए गए हैं तो 2 वृत्तों के व्यासों को अगर हम जोड़ दें तो वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। चित्र को देख के आप समझ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अब जैसे एक वृत्त 2 वृत्त लिए, अगर हम 2 वृत्त लेते हैं 1 बाई 1, तो पहले वृत्त का व्यास अगर हम त्रिज्या वृत्त की r ले लेते हैं, चाहे तो हम इस चित्र को बना भी सकते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें जो वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है तो एक वृत्त का व्यास जो है वो 2r हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास जो है 2r हो जाएगा अगर हम वृत्त की त्रिज्या को r लेते हैं। और वृत्त भी आपस में टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो दोनों वृत्तों का जो सम्मिलित व्यास होगा 2r + 2r हो जाएगा। 2r + 2r यानी कि 4r के बराबर हो गया, 4r हो गया। और ये जो वृत्तों के दो वृत्तों का जो व्यास है, 2 वृत्तों का व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यही सिद्धांत है, इसी के आधार पे हमको सवाल चलाना है। तो क्या लिखेंगे, अगर हम वृत्त के नाम दे दें, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त और चौथा वृत्त, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि R1 और R2 यानी पहला वृत्त सर्किल C1 ले लें, दूसरा वृत्त सर्किल C2 ले लें। वृत्त C1 प्लस वृत्त C2 का व्यास दोनों का जो है वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से, पहले वृत्त को हमने C1 मान लिया, का व्यास प्लस वृत्त C2 का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो अगर त्रिज्या हमने r मानी हुई है तो वृत्त C1 जो है इसका व्यास 2r के बराबर हो गया, प्लस C2 दूसरा जो वृत्त हम ले रहे हैं इसका भी व्यास 2r के बराबर हो जाएगा। और वर्ग की भुजा तो हमने ले रखी है 14 सेंटीमीटर। 2r + 2r ये हो गया 4r =
14 सेंटीमीटर। तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 14/4। इसको अगर हम काटना चाहें तो आसानी से काट सकते हैं। ये हो जाएगा 2 2 4 2 7 14, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा कहे सर इसको निकालने की क्या जरूरत थी, वृत्त की त्रिज्या निकालने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, जब तक वृत्त की त्रिज्या नहीं पता लगेगी तब तक हम चारों वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। जब एक वृत्त की त्रिज्या हमको पता लग जाएगी तो उससे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एक वृत्त का एरिया निकल आएगा तो चारों वृत्तों का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों वृत्त जो हैं, सर्किल जो हैं, वो एरिया में बराबर हैं। तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या हमको पता लग गई है, वृत्त जो बनाए गए हैं अंदर स्पर्श करने वाले, तो r का मान जो है 7/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर आ गया है। तो हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। और ये कितना हो जाएगा हम जानते हैं, ये होता है πr² इक्वल्स टू पाई का मान कितना हमको लेना है 22/7 ले लेते हैं। इसका जनरल आइडिया यही है कि जो रीडिंग हमारे हमको दी गई है, त्रिज्या दी गई है या भुजा दे रखी है, अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, कट जाती है, तो हम पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। नहीं तो हम 3.14 भी पाई की वैल्यू ले सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पाई का मान 22/7 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि r की जो वैल्यू आई है वो 7/2 7/2 निकली है, यानी 7 से बहुत आसानी से कट जाएगी। तो इंटू r की वैल्यू निकली है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 2 टाइम्स 2 वाले लिख लेते हैं, जो कटे जो काट लो। तो एक साथ तो 7 कट गए, 1 2 से तो कट गया, बाकी जो बचे उनकी गुणा करा लेते हैं। तो ऊपर बच रहा है अंश के रूप में 11 और 7 77 अपान बच रहा है 2, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये एक वृत्त का क्षेत्रफल निकला, और वर्ग के अंदर बने हुए हैं 4 क्षेत्रफल और चारों एरिया में बराबर हैं। तो हम क्या काम करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो निकला इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 × 77/2। एक वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 77/2 निकला था। अब 4 वृत्त लगे हुए हैं, वर्ग के अंदर 4 वृत्त बने हुए हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, तो ये हो जाएगा कितना, कट गया है 2 × 77 यानी कि 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। शेडेड एरिया निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी मालूम होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं a² होता है। a² यानी कि भुजा है, भुजा कितनी दे रखी है, वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर हो गया। और हम बता चुके हैं पीछे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत आसानी से छायांकित क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कभी कभी छायांकित कहते हैं, कभी कभी रेखांकित कहते हैं, एक ही चीज है, या शेष क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो क्या निकालना है, छायांकित क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल,
माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकला है सामने 196 माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना ऊपर निकाल चुके हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और घटा देंगे कितना बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बहुत आसानी से जो है छाया के क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ओके, देखिए फिर मिलते हैं।